नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडीबीज सॉल्यूशन की इस बिज़नेस स्टडीज़ के कोर्स में। अभी तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 5वां चैप्टर है। ये है चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन। मैं अंकित कपूर आपका स्वागत करता हूँ इसमें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग हमारा थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसको मैं एक गो में पूरा नहीं कराऊंगा। एक क्लास में ये चैप्टर पूरा नहीं कवर करूंगा। मैं 2 या 3 क्लासेस में इसको कवर करूंगा। और मैं जो सोच रहा हूँ आगे की क्लासेस को अभी हम इसी तरह लेके जाएंगे कि एक गो में करने की जगह उनको डिवाइड करके पढ़ें, ताकि एक क्लास लंबी ना हो जाए, लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए हमारा एक। ये सजेशन भी मेरे को मिला था, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में पूछा था, तो स्टूडेंट्स का सजेशन मेरे पास आया था कि अगर क्लास को डिवाइड कर दिया जाए तो शायद बेटर रहेगा, इसलिए मैं वही चीज़ की ट्राई कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ये है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। हम इसी ऑर्डर में चलेंगे, यही ऑर्डर में सारे क्वेश्चन करेंगे। और अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से, जो डील करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके निमानिक्स दे रहे IDAE प्रोसेस के हैं ये, और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कि है क्या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। यानी कि एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है, उनको हम डिफ़ाइन करेंगे, और साथ ही साथ हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हम छोटे छोटे हिस्सों में उनको बांटेंगे। फिर जब एक पर्टिकुलर ग्रुप बनेगा, जो सेम टाइप के टास्क हैं उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बनेगा, हम ऐसे मल्टीपल ग्रुप बनाएंगे सिमिलर एक्टिविटीज़ का, और उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करेंगे फिर एक्टिविटीज़ को। ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करना है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन है। डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग दी एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस हैं, एंड फिर हम उसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर प्लेस करेंगे। कि मान लीजिए हमने एक्टिविटीज़ अलग अलग डिफ़ाइन की, हमने कुछ एक्टिविटीज़ ली, वो सारी एक्टिविटीज़ को हमने ग्रुप किया एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिस्ट में, कि हाँ ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। कुछ एक्टिविटीज़ ली, उनको हमने किया प्रोडक्शन में, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने डाल दी एक्टिविटीज़ को। तो अब हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालेंगे। मान लीजिए हमने डिफ़ाइन किया कि हाँ फाइनेंस कंट्रोलर होगा एक, वो होगा फाइनेंस ग्रुप का हेड, उसके अंडर होंगे मैनेजर्स, उनके अंडर होंगे असिस्टेंट मैनेजर। तो जो फाइनेंस कंट्रोलर कहेगा वो मैनेजर्स को मानना होगा, जो मैनेजर कहेंगे वो असिस्टेंट मैनेजर को मानना होगा। ऐसे एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर बनेगा कि हाँ फाइनेंस कंट्रोलर के पास अथॉरिटी होगी कि वो अपने नीचे जितने भी हैं सबको कमांड दे सकता है। ऐसे उसके बाद मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होगी कि वो अपने नीचे वालों को कमांड दे सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जो सबॉर्डिनेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको जो काम मिला है वो उसको पूरा करे। ये था सिंपल सा डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, ये किस क्वेश्चन से डील कर रहा है, हु एंड वेयर। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क एंड वेयर इट विल बी डन। यानी कि कौन करेगा एक काम को, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करना, और वो काम कहाँ किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट में किया जाएगा। हमने प्लानिंग में देखा था कि प्लानिंग के क्या क्वेश्चन थे, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ इट टू बी डन। यहाँ पे क्या है, हु इज़ गोइंग टू डू द थिंग एंड वेयर इट इज़ गोइंग टू बी डन। ठीक है, और साथ ही साथ एक और है व्हेन इट विल बी डन, जो कब की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पे, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा काम क्या क्या है, हमारे जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या काम करने हैं, सबको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको अलग अलग कामों में डिवाइड कर देंगे, फिर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डालेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे उनकी। फिर
उस डिपार्टमेंट में जिन जिन को ड्यूटीज़ असाइन करनी है उनको ड्यूटी असाइन करेंगे, ये हुआ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश करेंगे हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये वही हो गया हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क को डिटेल में। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं काम को इन स्मॉल एंड मैनेजेबल जॉब कि छोटे छोटे और जो मैनेज किया जा सके मैनेजेबल जॉब्स, उनमें डिवाइड कर रहे हैं। किस में उनमें डिवाइड कर रहे हैं, वो भी सिस्टमेटिक वे में। क्यों? ताकि कन्फ्यूजन ना हो और काम की डुप्लीकेशन ना हो। कौन कौन सा काम करेगा इसकी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई काम दो बार नहीं अलॉट हो जाएगा, दो अलग अलग पर्सन को अलॉट नहीं होगा कि एक ही काम दो बंदे कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। हम जो काम एलोकेट करेंगे बहुत सिस्टमेटिक वे में करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये काम है, कौन कौन सा काम कौन कौन से डिवीजन में जा रहा है और कौन कौन सा पर्सन वो करेगा। So the step involves identifying and dividing the total work to be done into small and manageable activities. The work is divided in systematic way so that each person get a separate and distinct task. It helps to avoid unnecessary duplication, overlapping and wasting of efforts. So अगला पॉइंट क्या आ रहा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का मतलब हुआ कि ग्रुप कर देंगे हम सिमिलर जॉब्स को। हमने पहले क्या किया, आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे जॉब्स को, फिर हम जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं उनको ग्रुप कर देंगे। क्यों ग्रुप कैसे कैसे कर सकते हैं? फंक्शंस के बेस पे, क्या क्या फंक्शन है कि मान लीजिए परचेजिंग डिपार्टमेंट की अलग कर दी जॉब, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग कर दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग कर दी। या हम ग्रुप कर सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पे कि कॉस्मेटिक्स का अलग कर दिया डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जो मल्टीपल चीज़ें बना रही है, कॉस्मेटिक भी बना रही है, फुटवेयर भी बना रही है, गारमेंट भी बना रही है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिया। जैसे आदित्य बिरला मल्टीपल लाइन में है वैसे हो गया। और टेरिटरी के बेस पे ग्रुप कर दिया कि हाँ नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, एक इसी हिसाब से हम अलग अलग डिवाइड कर दिया। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। अगला आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड जॉब पोजीशन, यानी कि जब हमने ग्रुप कर दी एक्टिविटीज़, आफ्टर ग्रुपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी इनटू डिपार्टमेंट इट इज़ नेसेसरी टू एलोकेट वर्क टू दी डिफरेंट एम्प्लॉयज़। अब हमने ग्रुप तो कर दी पर वो काम किसी को सौंपना भी है ना, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को उनका काम सौंपेंगे। और हम काम कैसे सौंपेंगे उनको? हमें देखना होगा कि उनकी नॉलेज कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमारे काम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा काम कितनी हमें क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस मांगता है। जैसे कि अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का देखें, जो फाइनेंस हेड होगा ऑब्वियसली उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसका एक्सपीरियंस हमें चाहिए होगा कि ज़्यादा हो उससे। जो फाइनेंस कंट्रोलर के नीचे जैसे मान लीजिए अगर मैनेजर है या उनके असिस्टेंट मैनेजर है, तो हमें उनका एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका बेसिस ऑफ नॉलेज, उनकी काबिलियत उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब प्रॉपर मैच होना चाहिए कि जॉब क्या है, और मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाई कि हमारी जॉब क्या है और पर्सन की क्वालिफ़िकेशन और नॉलेज क्या है, उसका प्रॉपर मैच होना चाहिए। आखिरी पॉइंट पे आते हैं हम प्रोसेस के। ये कहता है कि इस्टेब्लिश करना है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये आ गया वही जो मैंने आपको इंट्रो में समझाया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन को हमें इस्टेब्लिश करना है। किसके पास अथॉरिटी होगी कि किसी को कोई काम करने की डायरेक्शन दे सके, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जिसको वो काम मिला है उसको वो पूरा करना है, ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। सो द लास्ट स्टेप इज़ टू क्लियरली डिफाइन, यानी कि क्लियरली डिफाइन करना है हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच जॉब, यानी कि इसी भी काम की करने की अथॉरिटी, उस काम को डायरेक्शन देने की अथॉरिटी किस पे है और उस काम को करने की अथॉरिटी किस पे है, इसको हमने क्लियरली डिफाइन करना है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू whom ही इज़ अकाउंटेबल, यानी कि हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर लेना है और किसको वो अकाउंटेबल है, यानी कि उसकी जवाबदेही किसको है उसको पता होना चाहिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि अगर जब ये रिलेशनशिप क्लियर हम सेट कर देते हैं, उससे क्या होता है कि एक हायरार्की का स्ट्रक्चर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्रिएट होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में
जो कोऑर्डिनेशन बनना होता है वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनता है। अब हम आते हैं, प्रोसेस हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग का, और अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑर्गेनाइजिंग इज़ सिंपल जस्ट दिस, यही चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग, कि हम काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। तो उससे क्या होगा, अगर हम काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो हमने काम को छोटे छोटे स्मॉल जॉब्स में डिवाइड किया हुआ है, आइडेंटिफाई करके स्मॉल जॉब्स में डिवाइड किया हुआ है। और वो जॉब को हमने क्या किया कि एक पर्सन को हमने एलोकेट कर दी। जब एक पर्सन वो एक काम बार बार करेगा तो वो उस काम में उत्तीर्ण हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उसमें, और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को स्पेशलाइज्ड होने में, जब वो पर्सन स्पेशलाइज्ड होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो वही काम अच्छे तरह से कर पाएगा, कम टाइम में कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। सो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमॉन्ग्स द वर्क फोर्स। सच डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूसेस द वर्कलोड एंड एनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी, यानी कि वर्कलोड को भी कम करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। बार बार करने से भी स्पेशलाइज हो जाता है। बार बार एक काम को अगर कोई पर्सन कर रहा है तो वो उससे भी स्पेशलाइजेशन में आ जाएगा। अगला क्या बेनिफिट है हमारा, क्लियरिटी आती है वर्किंग रिलेशनशिप में। कैसे क्लियरिटी आती है कि जब हम अच्छे से किसी काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं तो हम साथ में क्या कर रहे हैं कि हम फिक्स कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें पता है कि कौन सा पर्सन किस काम के लिए अकाउंटेबल है, कौन सा पर्सन किस को जवाबदेही रखता है और किस पर्सन की क्या काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। It leads to clarity in working relationship by specifying who is to report to whom, यानी कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। This helps in fixing responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an individual, यानी कि अथॉरिटी भी किस पर्सन के पास किस हद तक है हम ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ भी ना करे। तो हम ये चीज़ भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करेगा। बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, अगर हम काम को ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आएगा। इट हेल्प्स इन इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। इट हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ works या jobs. So it helps in effective administration by providing a clear description of job, यानी कि कैसे effective administration लेके आ रहा है कि जॉब की एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि हाँ इस जॉब की क्लियर डिस्क्रिप्शन ये है कि जो पर्सन ये जॉब कर रहा है उसको ये काम करने हैं, ये काम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कामों की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके पास ये काम को डेलीगेट करने की अथॉरिटी है, ये काम को डेलीगेट करने की अथॉरिटी नहीं है। तो हमने अच्छे से काम को उसको ऑर्गेनाइज वे में किया तो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा हुआ, हमारी जॉब वेल डिफाइंड है और इससे वही हमने जो पहले भी डिस्कस किया कि कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी हमारी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसकी होगी, ह्यूमन रिसोर्स की, क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब वेल डिफाइंड है। हमें पता है कौन कौन सी जॉब्स हैं, कितना काम है हमारे पास, उस काम को करने के लिए हमें वर्कफोर्स कितनी चाहिए होगी, कितने मैनेजर्स चाहिए होंगे, कितने सबॉर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो हम प्रॉपर वे में उतना ही वर्कफोर्स यूज़ करेंगे जितना हमको चाहिए, ना एक्सेसिव वर्कफोर्स होगा ना हमारा वर्कफोर्स कम क्वांटिटी में होगा। उससे हमारी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी और वापस से हम देखेंगे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगी क्योंकि काम प्रॉपरली डिवाइडेड होगा। अगला क्या है, अडेप्शन टू चेंज, यानी कि चेंज को अडेप्ट करने में कैसे।
मदद करता है कि हम जब ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो हम ऑर्गेनाइज वे ऐसी ऑर्गेनाइज वे बनाएंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक डायनामिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। डायनामिक स्ट्रक्चर मतलब कि वो जो चेंजेस को अडेप्ट करने में सक्षम हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम खड़ी करना चाहेंगे। ज़रूरत पड़ने पे फटाफट मॉडिफाई कर ले अपने काम को, स्ट्रक्चर को, और नई सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो नई सिचुएशन गवर्नमेंट के रूल से आई हो, एनवायरनमेंट चेंजेस से आई हो, इकोनॉमिकल वे में कहीं से आई हो, ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को फटाफट चेंज के लिए मॉडिफाई कर सके। हम ऑर्गेनाइज वे में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं, अगर हमने पहले से ही ये सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो। अगले पॉइंट पे देखते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में मदद करता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में मदद कैसे करता है? प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन। यानी कि ज़रूरत पड़ने पे हम सही तरीके से नई जॉब्स ऐड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हाँ, अब हमें अगर नए पर्सन को रिक्रूट करना है तो क्या हमें उनके लिए नए मैनेजर चाहिए होंगे या हमें खाली सबॉर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अगर हम कोई नया डिपार्टमेंट ला रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें वो डिपार्टमेंट को कैसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करवाना है। अगर हम कोई प्रोडक्ट लाइन ही नहीं ला रहे हैं अपने बिजनेस में तो कैसे एग्जिस्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें वो नई प्रोडक्ट लाइन फिट इन करेगी। ये सब चीज़ों में ऑर्गेनाइजिंग हमें मदद करता है। सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में भी मदद करता है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कैसे? अगर हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम काम को डेलीगेट करते हैं, जब कोई सुपीरियर में है, जो पावर में है, या जो मैनेजर है हायर इन अथॉरिटी, अपना काम या अपनी थोड़ी सी पावर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है ताकि उसका अपना वर्कलोड कम होगा, जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड भी कम होगा, और जब वो अथॉरिटी सबॉर्डिनेट पे जाएगी तो सबॉर्डिनेट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा कि हाँ, मैं भी ये काम करके दिखाऊंगा जो मेरे को मिला। और हम एक फ्यूचर मैनेजर डेवलप करेंगे उसमें, जब हम उसको एक अथॉरिटी देंगे, डेवलप करेंगे वो, और अगर वो उस पर खरा उतरा तो हम एक फ्यूचर मैनेजर भी डेवलप करेंगे। मैनेजर का भी भला होगा, उसका भी वर्कलोड कम होगा, और जिसको काम दिया वो तो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश ही करेगा ही, और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करें कि फ्यूचर में उनको भी ऐसी अथॉरिटीज़ असाइन हो। सो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबॉर्डिनेट। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज अ मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, उनका काम भी कम होगा। बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबॉर्डिनेट, रूटीन की जॉब अपने सबॉर्डिनेट को असाइन करके। इट प्रोवाइड्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू सबॉर्डिनेट टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, सबॉर्डिनेट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना टैलेंट यूटिलाइज करें। हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स पढ़ लिए हमने। अब हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क विदिन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशन टास्क आर टू बी परफॉर्म। यानी कि एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिसके दायरे में रहते हुए मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क हम परफॉर्म करेंगे। द नीड फॉर एन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एन एंटरप्राइज वेन एवर इट ग्रोज इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटीज़। यानी कि नीड कब हमारी आती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जब ऑर्गेनाइज को डेवलप करना है या ग्रो करना है अपने साइज़ में, या हो सकता है कि स्ट्रक्चर अब कॉम्प्लेक्स हो रहा है उसमें। When the organization grows, it becomes more difficult to coordinate the functions and activities of different member। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, क्योंकि वो बढ़ रही है, तो कोऑर्डिनेशन लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के काम का दायरा बढ़ रहा है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले आपने डिसाइड किया हुआ था कि पहले के काम के हिसाब से। अब जैसे जैसे काम हो रहा है तो आपको एक बार शायद दोबारा प्लानिंग पे जाना पड़ेगा, दोबारा से प्लान करना पड़ेगा, नए रूल्स, नए पॉलिसी शायद बनाने पड़ेंगे, नए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, नए मेथड्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो
जब चीज़ें नहीं आएंगी तो कोऑर्डिनेशन का तरीका भी बदलेगा और आपको एक नया कोऑर्डिनेशन का सेटअप करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। सो बेनिफिट क्या है एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करने का? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपने सेट किया है तो उसका बेनिफिट क्या है? अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक सही बनाया है तो क्या होता है, उससे एक स्मूथ फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, ठीक। और क्या होता है कि बेटर कंट्रोल आता है ऑपरेशन में, यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने पहले से सही से सेट कर रखी है, हमने चीज़ों को पहले से डिसाइड कर रखा है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से सेट हैं, तो कम्युनिकेशन का फ्लो सही होता है। ऑपरेशन की एक्टिविटीज़, बिजनेस की एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल बेटर होता है मैनेजर का, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। इससे क्या होता है कि एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस रिसोर्सेज एनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। यानी कि अगर हमने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज़ किया है तो उससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है। चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मान लीजिए फंक्शंस के बेस पे हमने डिवाइड करके किया हुआ है, तो हमें पता है कि कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है। हमने ये देख लिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, पहले से सेट किया हुआ है। हमने बताया हुआ है कि कौन सा मैनेजर कैसे दूसरे मैनेजर से लिंक है, उनकी हायरार्की क्या है, तो एक कोऑर्डिनेशन का सेटअप अच्छा हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक और पॉइंट हम देखते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। यानी कि एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, यह है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है। मैनेजर मस्ट कंसिडर द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइल क्रिएटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कंसिडर करना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स एक मैनेजर के अंडर वो कितने सबॉर्डिनेट डाले जब वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहा है, ये मैनेजर को कंसिडर पॉइंट करना होगा। तो सिंपल सा है, हमने देखा है, हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कवर कर लिया, उसका बेनिफिट कवर कर लिया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिया। उससे पहले हमने देख लिया बेनिफिट क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, और हमने देखे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस देखा, हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या है ये देखा। तो ये हम फर्स्ट क्लास को हम अभी यहीं पे छोड़ते हैं। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिस हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या उनके फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स क्या हैं, सो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पर आगे की क्लासेस में। सो फ़िलहाल अभी यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। आप अगली क्लास में जाने से पहले एक बार जो ये क्लास में आपने देखा सेल्फ रीड भी करना अपनी बुक से, सो दैट आपको हेल्प मिले इसको रिवाइज करने के लिए। और अगली क्लास के टॉपिक को एक बार प्री रिवाइज करना, क्लास देखने से पहले जस्ट एक रीडिंग देना, समझने की कोशिश करना, और फिर आप क्लास देखेंगे तो आपको बेहतर वे में समझ आएगा। फ़िलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। मैं अंकित कपूर एडुबेस सॉल्यूशन से, जो वेबसाइट है ebsolutions.com, ebsolutions.com से मैं आपको कहता हूँ बाय, टेक केयर, स्टे फिट, बी हैप्पी।